नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल द पंकज क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मेरे सभी वीडियोज को आप जो है देख रहे होंगे। तो यदि हम बात करें इसके पहले वाले चैप्टर में दोस्तों, स्थानीय स्वशासन हमने पढ़ा था। स्थानीय स्वशासन के बारे में विस्तृत रूप से जाना था, क्या होते हैं, क्या प्रमुख कार्य होता है इनके निचले स्तर पे और किस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जोड़ा गया। तो चलिए आज हम दोस्तों एक नए अध्याय के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर है और वो हमारा अध्याय है जो है प्रमुख विधेयक। तो हमने आपको याद होगा, आप सभी को हमने विधायिका आपको बताया था। विधायिका अर्थात विधेयक, जो बिल का बनाने का कार्य होता है वो विधायिका का होता है, अर्थात वही विधेयक। तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो विधेयक जैसे कि मान के चले धन विधेयक, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अर्थात संविधान संशोधन बिल। तो इस प्रकार के जो विधेयक होते हैं, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे दोस्तों को बहुत कंफ्यूजन जो है क्रिएट करना पड़ता है। तो उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने सोचा कि इस पे एक वीडियो डाला जाए। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये चैप्टर लिया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा जो ये अध्याय है आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े और मैं ऐसे ही नए नए चैप्टर आप सबके सामने लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए इस चैप्टर को, जो है हमारा प्रमुख विधेयक। आज हमारा जो चैप्टर है दोस्तों वो है प्रमुख विधेयक। तो दोस्तों यदि हमने अभी आपको बताया कि प्रमुख विधेयक में कई विधेयक होते हैं, अर्थात कह सकते हैं इंपॉर्टेंट विधेयक जिन्हें हमें जानना चाहिए। तो उन विधेयक को हम लेंगे और एक एक को विस्तृत रूप से जानेंगे कि किस आर्टिकल के तहत इसका वर्णन मिलता है, क्या है और किससे हम इस प्रकार से इसको इस विधेयक का नाम दे सकते हैं। तो पहला विधेयक हमारा होगा धन विधेयक, ठीक है। सुना होगा आप लोगों ने धन विधेयक। धन विधेयक जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 266 के तहत वर्णन मिलता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमने आर्टिकल 110, ठीक है, आर्टिकल 110 के तहत इसका धन विधेयक का वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। और इसके बाद इसी के बाद हम चर्चा करेंगे वित्त विधेयक का, जो इसी से थोड़ा बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है। तो उस डिफरेंस को हम देखेंगे, ठीक है। तो धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि सभी विधेयक धन विधेयक होंगे। वे कौन विधेयक होंगे जो धन विधेयक होंगे, इसे कौन घोषित करता है? तो लोकसभा स्पीकर अर्थात लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ये घोषित किया जाता है कि ये विधेयक जो है वो धन विधेयक है, ठीक है। तो लोकसभा, याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वे यह घोषित करते हैं कि ये विधेयक धन घोषित है। अब वे क्या सभी विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। कुछ बेसिक कह सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उसमें कंडीशन होते हैं, कुछ जरूरी कंडीशन होते हैं जिन्हें फुलफिल करना होता है। तो उसे लोकसभा स्पीकर द्वारा उसे धन विधेयक घोषित कर दिया जाता है। तो चलिए उस हम जो पॉइंट्स हैं जिन्हें फुलफिल करने के बाद उसे हमारे लोकसभा स्पीकर द्वारा धन विधेयक घोषित किया जाता है, तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे यहाँ पे, एक एक पॉइंट को देखेंगे कि क्या कंडीशन होते हैं। तो हम पहले संचित निधि, ठीक है, संचित निधि जो आर्टिकल अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि के बारे में वर्णन मिलता है, और तथा आकस्मिक निधि, ठीक है दोस्तों, आकस्मिक निधि जिसका वर्णन अनुच्छेद जो है 267 के तहत मिलता है। तो संचित निधि तथा आकस्मिक निधि से धन निकालने, ठीक है, निकालने या जमा करने
या ठीक है या जमा करने संबंधित, ठीक है दोस्तों, संबंधित मुद्दों को ठीक है, मुद्दों को धन विधेयक घोषित किया जा सकता है। कह सकते हैं संचित निधि तथा आकस्मिक निधि से धन निकालने या जमा करने संबंधित मुद्दों को धन विधेयक घोषित करके संसद में पेश किया जाएगा, ठीक है, किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे इस बेसिक पॉइंट को देखा कि संचित निधि तथा आकस्मिक निधि से धन निकालने या जमा करने संबंधित मुद्दों को धन विधेयक घोषित किया जा सकता है, घोषित करके संसद में अर्थात लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाएगा धन विधेयक के रूप में। और कौन करेगा? तो लोकसभा स्पीकर, ध्यान देंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखेंगे संचित निधि से, ठीक है दोस्तों, संचित निधि से ही धन खर्च, ठीक है, संचित निधि से धन खर्च संबंधित मुद्दे, ठीक है, धन खर्च संबंधित मुद्दों को कह सकते हैं धन विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। तो हमने देखा संचित निधि से धन खर्च संबंधित मुद्दों को धन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखेंगे, किसी कर, ध्यान देंगे, किसी कर को समाप्त करना, ठीक है, समाप्त करना, लागू करना, उसके बाद परिवर्तित करना। तो ये जो मुद्दे होंगे, कर को समाप्त करना, इसको लागू करना, टैक्स को समाप्त करना, उसको लागू करना, या टैक्स को परिवर्तित करना, जो भी मुद्दे होंगे वे धन विधेयक के रूप में संसद में पेश होंगे। तो अब टैक्स वगैरह जैसे जीएसटी वगैरह, तो ये क्या है? ये धन विधेयक के रूप में संसद में पेश किए गए थे। तो हमने यहाँ पे कर को समाप्त करना, लागू करना और परिवर्तित करना। तो हमने यहाँ पे कितने कंडीशन देखे? 3 कंडीशन देखे। एक कंडीशन और है, वो कंडीशन है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधित, ठीक है, धन उधार लेने संबंधित जो मुद्दे होंगे, कह सकते हैं धन उधार लेने संबंधित विधि में परिवर्तन। बस देखेंगे भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने विधि में परिवर्तन संबंधित जो मुद्दे होंगे वे धन विधेयक के रूप में संसद में पेश होंगे। तो ध्यान देंगे, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधित जो विधि में परिवर्तन, बस ये ध्यान देंगे, जो विधि में परिवर्तन संबंधित मुद्दे होंगे वे धन विधेयक के रूप में संसद में पेश किए जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 4 कंडीशंस देखे, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला हमने देखा संचित निधि जो आर्टिकल 266 के तहत आता है, आकस्मिक निधि जो आर्टिकल 267 के तहत आता है। हमने इसको आर्टिकल्स में बताया कि इस आर्टिकल्स में इसका वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, तो इसको आप बस याद रखिएगा। तो संचित निधि तथा आकस्मिक निधि से धन निकालने, ठीक है, वहां से धन निकालने तथा जमा करने संबंधित जो मुद्दे होंगे वे धन विधेयक के रूप में संसद में पेश होंगे, पहला कंडीशन। अब ये दूसरा कंडीशन, संचित निधि से धन खर्च संबंधित, संचित निधि से, इसी संचित निधि से जो धन खर्च कर संबंधित होंगे वो कह सकते हैं कि भार व्यय, तो उसका जो मुद्दा होगा धन खर्च संबंधित वो धन विधेयक के रूप में कहाँ पेश होगा? संसद में, अर्थात लोकसभा राज्यसभा, उसे संसद कहते हैं। उसके बाद तीसरी कंडीशन देखेंगे, किसी कर को, टैक्स, किसी कर को समाप्त करना, लागू करना तथा परिवर्तन करना, ये भी जो मुद्दे होंगे वे धन विधेयक के रूप में संसद में पेश होंगे।
उसके बाद चौथी कंडीशन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने, ठीक है, भारत सरकार द्वारा किसी से धन उधार लेने संबंधित जो विधि में परिवर्तन जो होंगे वे क्या होंगे, धन विधेयक के रूप में संसद में पेश होंगे। तो कंडीशंस याद रखेंगे, इसको आप नोट डाउन करिए ताकि आपको वो कंडीशंस याद रहें। तो चलिए यहाँ तक हमने देखा, अब आगे बढ़ेंगे इसी धन विधेयक के बारे में हम चर्चा कुछ करेंगे, धन विधेयक के बारे में ही, ताकि आपको धन विधेयक बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो पढ़ने के बाद, ठीक है। तो हमने धन विधेयक का ही चर्चा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे बढ़ेंगे, हमने आपको बताया कि धन विधेयक जो होगा उसे कौन घोषित करेगा, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। तो घोषित करने की बात हमने बताई पहली, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद दूसरी कंडीशन यहाँ पे हम देखेंगे, राष्ट्रपति के आदेश पर, ध्यान देंगे, राष्ट्रपति के आदेश पर पहले कहां पेश होगा, लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में, फिर कहा जाएगा राज्यसभा में। तो ये कंडीशन है दोस्तों, कह सकते हैं ये राष्ट्रपति के आदेश पर, मतलब पेश पहले किसके आदेश पर होगा, ये ध्यान देनी बात है। राष्ट्रपति के आदेश पर पहले ये लोकसभा में पेश होगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वर्णन है कि जो धन विधेयक संबंधित मुद्दे होंगे, ठीक है, जो धन विधेयक के श्रेणी में जो विधेयक आएंगे वे पहले लोकसभा में ही पेश किए जाएंगे, ना कि राज्यसभा में। याद रखेंगे, धन विधेयक पहले कहाँ पेश होगा, तो वो पहले लोकसभा में पेश होगा। अब लोकसभा में पारित हो जाता है तो इसे भेजा जाएगा राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जाने के बाद इसे राज्यसभा में कुछ, मतलब कह सकते हैं कंडीशन है कि आप राज्यसभा को 14 दिन में, ठीक है, ध्यान देंगे, 14 दिन में इन्हें समय दिया जाता है, 14 दिन का, कि राज्यसभा को कि आप इसे पारित करिए, ठीक है। इनके ऊपर ये दबाव होता है कि आप इसे 14 दिन में पारित कीजिए, अन्यथा यह स्वतः पारित हो जाएगा, ठीक है। आप इसे 14 दिन में पारित कीजिए, अन्यथा यह स्वतः पारित कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक कंडीशंस थे। पहले कंडीशंस हमने देखे कि किन कंडीशंस को फुलफिल करेगा तो इसे धन विधेयक घोषित करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। अब ये हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पारित होता है, धन विधेयक यह है घोषित होता है। उसके बाद राष्ट्रपति के आदेश पर ये पहले कहाँ होगा, लोकसभा में पेश होगा, फिर जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा को 14 दिन का टाइम है, आप इसे पारित कीजिए, अन्यथा ये स्वतः पारित हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने देखा। अब कह सकते हैं कि धन विधेयक हमारा जो है एक प्रकार से क्लियर हुआ। तो यही इसमें बेसिक कंडीशंस थे और बाकी कुछ नहीं। आगे हम देखेंगे वित्त विधेयक, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, दूसरी हेडिंग होगी हमारी वित्त विधेयक। और यदि बात करें ये किस आर्टिकल के तहत अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 117, ठीक है, याद रखेंगे। आर्टिकल 117 के तहत वित्त विधेयक के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन मिलता है, ठीक है, 117। अब हम बात करें कि वित्त विधेयक होता क्या है, ठीक है, वित्त विधेयक कहते किसे हैं। तो वे मुद्दे, ध्यान देंगे, वे मुद्दे जो वित्तीय मामले से संबंधित हो, वे मुद्दे यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके सामने कि कह सकते हैं वे मामले जो वित्तीय मुद्दे से, वित्तीय मुद्दों से संबंधित हो, वे वित्त विधेयक कहलाएंगे, ठीक है। वित्तीय मुद्दे संबंधित है हो वो वित्त विधेयक कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यह कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह कह सकते हैं कि वे मुद्दे जो पैसों से संबंधित हो,
धन से संबंधित हो, ठीक है, यह भी कह सकते हैं। तो वे मुद्दे वित्तीय विधेयक कहलाएंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशंस होता है, आप उसे ध्यान रखेंगे हमेशा कि सभी धन विधेयक, ठीक है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। क्या होते हैं? सभी धन विधेयक, ध्यान देंगे, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, पर सभी कह सकते हैं सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ध्यान देंगे, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, पर सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। अब कह सकते हैं कि जो धन विधेयक से छूट जाए, कह सकते हैं जो धन विधेयक से, मान लीजिए वो धन विधेयक की श्रेणी में वो मुद्दा नहीं आया, वो विधेयक नहीं आया, तो उसे हम वित्त विधेयक की श्रेणी में ले लेंगे। लेकिन अब यह कह दें कि जो वित्त विधेयक नहीं हुआ उसे हम धन विधेयक कहते हैं, तो ये नहीं मुमकिन है। तो हम यहाँ पे यही जानेंगे कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, पर सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, यदि यहाँ पे हम बात करें, ये भी राष्ट्रपति के ही आदेश पर इसको भी पहले जो है लोकसभा में पेश किया जाएगा, ठीक है, पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा। यहाँ पर भी वित्त विधेयक जितने जो भी मांगेंगे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, फिर भेजा जाएगा राज्यसभा में, ठीक है, फिर भेजा जाएगा राज्यसभा में। तो यहाँ पर राज्यसभा में हमने कहा था बेसिक डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, तो यही डिफरेंस है। यहाँ पे राज्यसभा में इसको कोई वो नहीं है कि आप 14 दिन में पारित कीजिए, यहाँ पर इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। यहाँ पर राज्यसभा को पूरी शक्ति प्राप्त है, ये इसको अपने पास रख के चर्चा का विषय कई महीनों तक बनाए रख सकती है, ठीक है। और कह सकते हैं पूरी शक्ति जिस प्रकार से लोकसभा को, तो उस प्रकार से राज्यसभा को भी। और यहाँ पर राष्ट्रपति को क्या कंडीशन होता है, तो यदि हम राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद याद रखेंगे, आर्टिकल 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन की शक्ति प्राप्त है। और यहाँ पे राष्ट्रपति को वीटो पावर कह सकते हैं, वीटो शक्ति भी प्राप्त है। तो हमने देखा यहाँ पर कि मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में पास हुआ, फिर भेजा गया राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में भेजा गया, उसके बाद राज्यसभा भी इसे पास कर देती है, तो वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति का जब हस्ताक्षर होगा तो वो जो है बिल एक्ट के रूप में तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति, यहाँ पे राष्ट्रपति भी यह शक्ति प्राप्त है कि मान लीजिए जो विधेयक है, ठीक है, जो विधेयक है उसको मान्यता नहीं दे पा रहे राष्ट्रपति, ये उन्हें नहीं ठीक लग रहा है, तो वे क्या करेंगे, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलवाएंगे, कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक करवाएंगे, और उसके बाद फिर से उस विधेयक के बारे में यहाँ पर चर्चा का विषय बनेगा। उसके बाद मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, राष्ट्रपति उसे नहीं भेजते, तो ये अपने पास वीटो शक्ति के पावर से अपने पास ये उस बिल को, उस विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस हमने यहाँ पे देखा वित्त विधेयक के बारे में। अब हम आगे बढ़े दोस्तों, हमारा जो अगला था, हमने आपको 2 क्लियर कराया। अब ये देखिए, ये है हमारा साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। हमने बताया था आपको कि ऑर्डिनरी बिल के बारे में चर्चा करेंगे, साधारण विधेयक। तो कह सकते हैं वैसे बिल जो धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, वे साधारण विधेयक के श्रेणी में आएंगे। कैसे? वैसे भी जो धन विधेयक, हमने आपको बताया धन विधेयक कैसे होते हैं, उसके बाद वित्त विधेयक के बारे में बताया, फिर बताया संविधान संशोधन विधेयक, इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन विधेयक नहीं है तो वे किसके श्रेणी में आएंगे, साधारण बिल के श्रेणी में आएंगे। अब ये बात आती है कि ये पहले पेश कहाँ होगा, तो ये लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। यहाँ पर ये कोई बात ही नहीं है कि पहले लोकसभा में पेश हो, कोई यहाँ पर बाध्यता नहीं है। ये पहले लोकसभा, कह सकते हैं लोकसभा, ठीक, लोकसभा
या राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है, या लोकसभा में पेश हो या राज्यसभा में। कह सकते हैं पहले राज्यसभा में पास होता है, राज्यसभा में पारित हो जाता है तो इसे भेजा जाएगा लोकसभा में। तो इसमें बाध्यता नहीं है कि पहले लोकसभा में पेश हो, जैसे कि हमने वित्त विधेयक और धन विधेयक के बारे में पढ़ा, ऐसा कोई बाध्यता नहीं पहले की लोकसभा में पेश हो, ऐसा यहाँ पे नहीं है। लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ये पेश किया जा सकता है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ से पारित हो जाता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों से पारित हो जाता है, तो ये भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वहां पे यदि हो जाते हैं तो वो बिल जो है वो एक्ट के रूप में बदल जाएगा, अर्थात कानून के रूप में हमारे बीच आ जाएगा। तो यदि मान लीजिए वहां पे राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर नहीं करते, उन्हें इस विधेयक को जो है क्या कहते हैं, इस विधेयक में जो कमी नजर आती है, तो ये क्या करेंगे राष्ट्रपति जी, उस पर हस्ताक्षर ना करके इसको दोबारा जो है भेज सकते हैं राज्यसभा या लोकसभा, उसको दोबारा भेज देंगे संसद में कि आप इसको देखिए फिर से, उसके बाद फिर लाइए तो हम हस्ताक्षर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके पास आने के बाद ये क्या कर सकते हैं, ये फिर दोबारा उनके पास भेज सकते हैं। यदि दोबारा हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनरी बिल को भेजा जाता है तो वहां पे राष्ट्रपति जी द्वारा हस्ताक्षर करना पड़ता है, अर्थात कह सकते हैं अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पे दोबारा उनको यदि भेजा जाता है राष्ट्रपति जी को, तो वहां पे राष्ट्रपति जी को हस्ताक्षर करना पड़ता है, फिर वो बिल एक्ट के रूप में बदल जाता है, कानूनी रूप में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों आगे, और दोस्तों इस पे जो राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं, इस पे साधारण बिल पे, ऑर्डिनरी बिल पे पॉकेट वीटो पावर भी लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि हमने आपको बताया कि ये लोकसभा राज्यसभा किसी में भी पेश होता है, इसमें बाध्यता नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा कि साधारण विधेयक क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, कहाँ पेश होता है, और ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति यदि इस पे हस्ताक्षर कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसे दोबारा यदि भेजते हैं तो ये फिर संसद में जाएगा, फिर संसद इसे भेजती है, तो यहाँ पे बाध्य हो जाता है, बाध्यता में हो जाती है राष्ट्रपति पे कि आप इस पे हस्ताक्षर करिए, ये अनिवार्य हो जाता है। ठीक, यहाँ तक हमने देखा। अब आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक जो आर्टिकल अनुच्छेद 368 के तहत वर्णन मिलता है, संविधान संशोधन विधेयक, जिसे इंग्लिश में हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल याद रखेंगे। उसके बाद फिर दोस्तों यदि हम बात करें संविधान संशोधन विधेयक की, तो यहाँ पर भी बाध्यता नहीं है, यहाँ पर भी बाध्यता नहीं है। ये बिल जो है लोकसभा, ठीक है याद रखेंगे, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी भेजा जा सकता है। चाहे वो राज्यसभा में आया, राज्यसभा में पेश हुआ तो राज्यसभा पारित करेगी, उसके बाद इसे लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा में यदि पहले पेश हुआ, लोकसभा पास करती है तो ये राज्यसभा में भेजा जाएगा। मतलब बाध्यता नहीं है कि इसे लोकसभा में ही पेश किया जाए, राज्यसभा में ही पेश किया जाए। उसके बाद फिर इस पे राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होंगे, और यहाँ पर भी राष्ट्रपति जी को संयुक्त अधिवेशन की शक्ति प्राप्त है, वीटो पावर की शक्ति प्राप्त है। याद रखिए 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन। उसके बाद वीटो पावर भी इन्हें प्राप्त है। यहाँ पे भी हमने देखा था इनको वीटो पावर प्राप्त है। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस यहाँ पे दो देखने को मिलती है, उस कंडीशंस को हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, वे कंडीशंस क्या होते हैं। यदि हम पहली कंडीशंस की बात करें दोस्तों, तो विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है, विशेष बहुमत द्वारा। अब विशेष बहुमत क्या होता है, 2/3, ठीक है दोस्तों, 2/3 सभी सदस्यों का 2/3 सदस्य, ठीक है, लोकसभा में। फिर देखेंगे आगे 2/3 सदस्य राज्यसभा के। यदि 2/3 सदस्य लोकसभा के और 2/3 सदस्य राज्यसभा के
इस संविधान संशोधन विधेयक पर क्या कहते हैं पारित कर देते हैं 2/3 सदस्य और 2/3 सदस्य राज्यसभा के, तो ये विधेयक महासंसद में पास कर दिया जाता है। तो यही होता है विशेष बहुमत। ये थी पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या होता है कि विशेष बहुमत प्लस राज्यों द्वारा। अब मान लीजिए राज्यों द्वारा कह रहा है विशेष बहुमत, तो यही हुआ 2/3 सदस्य लोकसभा के और 2/3 सदस्य राज्यसभा में यदि पास हो जाता है तो ये एक कंडीशन और होती है दूसरी कि बहुमत तो होगा ही प्लस राज्यों द्वारा। अब मान लीजिए 28 राज्य 29 वर्तमान समय की बात करें 28 राज्य, तो यहाँ पे 28 राज्य में, ठीक है, 28 राज्य में कह सकते हैं कि कुल मिला के आधे राज्य से अधिक राज्य यदि इस विधेयक को पास कर देते हैं, ठीक है, आधे राज्य से अधिक राज्य यदि इस विधेयक को प्राप्त कर देते हैं। अब राज्य के कौन सदस्य? विधानसभा के सदस्य। यहाँ पे ये भी याद रखेंगे कि विधानसभा के सदस्य आधे राज्यों से अधिक राज्य के विधानसभा के सदस्य यदि इस बिल को पास कर देते हैं तो ये बिल जो है संविधान संशोधन विधेयक कहलाएगा और इस बिल को भी एक्ट के रूप में, कानून के रूप में कह सकते हैं बदला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा इसको, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, क्या इसमें बेसिक 2 पॉइंट है जिसे हम याद रखेंगे, विशेष बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत प्लस राज्यों द्वारा। विशेष बहुमत द्वारा हमने सीखा 2/3 सदस्य लोकसभा के, 2/3 सदस्य राज्यसभा के। फिर राज्यों में आए तो राज्यसभा में हमने राज्य में देखा कि सभी राज्यों के आधे से अधिक राज्य, ये मतलब आधे मान लीजिए कि यहाँ पर 29 राज्य होते, तो 29 राज्य होते तो यहाँ पे क्या होता है कि 15 राज्यों से अधिक, 15 + 1 राज्य यदि यहाँ पे राज्यों की विधानसभा के जो सदस्य हैं उसे यदि पारित कर देते हो तो ये जो है पास कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा। तो यदि उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो अभी हमने हाल ही में देखा था कि NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी जो थी उसको भी इसी प्रकार से कह सकते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में पास किया गया, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया। वहां पर भी पास होने के बाद जो है उसे सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देती है, ठीक है। NJAC हम चर्चा का विषय बना हुआ था। अभी हाल ही की बात करें, हाल ही की नहीं तो 1 वर्ष पहले की बात है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा। और हाँ दोस्तों, अभी हाल की बात करें तो ये जो था NRC का मुद्दा जो था, बांग्लादेश के जो प्रवासी थे हमारे भारत में, नागरिकता संशोधन बिल जो था, तो उसको भी हम मान के चलेंगे एक उदाहरण के तौर पर, ठीक है। उसको भी विशेष बहुमत द्वारा प्लस राज्यों द्वारा ही पारित किया गया था। तो इस प्रकार से हम उदाहरण के तौर पर उसे भी लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा सभी विधेयकों को। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर दोस्तों समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया हो दोस्तों तो प्लीज आप मेरे इस मेहनत को थोड़ा सा उत्साह प्रदान करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं नए चैप्टर आप सबके सामने ला सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही और फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में नए अध्याय के साथ और नए उत्साह के साथ। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।